नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम जवाब मांगेंगे एनसीपी के नेता और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट और फीफा काउंसिल सदस्य प्रफुल्ल पटेल से। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF को प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रतिबंध से भारत में फुटबॉल के भविष्य पर तो अंधेरा छा ही गया है। वर्तमान में अक्टूबर 2022 में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के छिनने का खतरा भी अब मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, इस प्रतिबंध के कारण भारत की कोई भी टीम, यहां तक कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत में आकर फुटबॉल खेल पाएंगे। यानी फुटबॉल के भविष्य पर जो ग्रहण लगा है वो तो है ही, लेकिन साथ में प्रतिबंध से भारत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। इस प्रतिबंध के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि यह मिसमैनेजमेंट है और AIFF के संविधान के मुताबिक फेडरेशन को नहीं चलाने के आरोप है, लेकिन असल कारण राजनीतिक है। फेडरेशन पर कब्जे की लड़ाई है जिसके केंद्र में है एनसीपी नेता और AIFF के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, माफ कीजिएगा पूर्व प्रेसिडेंट, क्योंकि कोर्ट ने इन्हें बाहर कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते कि देश के सभी राज्यों के फुटबॉल बॉडी को संचालित करने वाली फेडरेशन की कमान उनके हाथ से निकली और बिना चुनाव कराए ही वो फेडरेशन पर कब्जा जमाने के लिए पूरा तामझाम लगाए हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। पटेल ने फीफा पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यह प्रतिबंध लगवाया, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने निजी फायदे के लिए प्रफुल्ल पटेल ने देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया है क्या प्रफुल्ल पटेल की फेडरेशन पर कब्जे की जिद ने भारत में फुटबॉल के भविष्य को अंधकारमय कर दिया है, और सबसे अहम ये कि क्या खेल एसोसिएशन को राजनीति के कब्जे से या राजनीतिज्ञों के कब्जे से मुक्ति कभी मिल पाएगी? खिलाड़ियों को कब तक एसोसिएशन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी से अलग रखा जाएगा और सिर्फ राजनीतिज्ञों को ही यह जिम्मेदारी देती जा रहेगी या मिलती जा रहेगी? करेंगे इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ फुटबॉलर भी होंगे, कुछ पूर्व फुटबॉलर होंगे, कुछ कोच होंगे और वरिष्ठ खेल पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में हमने तैयार किया है कि किस तरीके से इस फेडरेशन पे प्रतिबंध लगा, किस तरीके से जो प्रफुल्ल पटेल हैं उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और प्रफुल्ल पटेल को, चूंकि कोर्ट ने जो है 2020 में चुनाव जो पहले से पेंडिंग था, चुनाव नहीं कराने के कारण उसे प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया था, जिसका बदला प्रेसिडेंट जो प्रफुल्ल पटेल है उन्होंने यह प्रतिबंध लगवा करके लिया है। इस तरीके का आरोप प्रफुल्ल पटेल पे है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय फुटबॉल अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गया है। फुटबॉल संघ में राजनीति और नियमों में अनदेखी और पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की जिद ने भारतीय फुटबॉल पर काला धब्बा लगा दिया है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल 13 साल तक भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष रहे। देश के स्पोर्ट्स कोड के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता और इसलिए उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। मगर पद से हटते ही प्रफुल्ल पटेल ने गंदी राजनीति शुरू कर दी। प्रफुल्ल पटेल ने उच्चतम न्यायालय में 2017 से लंबित मामले का सहारा लेकर शीर्ष अदालत में नए संविधान को लेकर मसला सुलझने तक चुनाव कराने से इनकार कर दिया था, और जिसके चलते फीफा ने सोमवार देर रात इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया। दरअसल चुनाव न होने के चलते भारतीय फुटबॉल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। मगर नियम कहते हैं किसी भी देश में अगर फुटबॉल को चलाने वाले प्रॉपर संस्था या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नहीं है तो उसकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है। दरअसल इसी साल अक्टूबर महीने में भारत फुटबॉल में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने वाला था। अब वो खतरे में पड़ चुका है। भारत पर बैन का मतलब है देश में फुटबॉल पर पूरी तरह रोक लग जाना। अगले साल AFC एशियन कप भी होना है। बैन लगने के बाद अब भारतीय टीम किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी। कोई विदेशी खिलाड़ी ISL जैसे घरेलू टूर्नामेंट में खेलने भारत नहीं आ पाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्पोर्ट्स में आखिर क्यों पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया जाता है? क्या किसी नेता, सांसद आदि का खेल में राजनीति करना सही है?
क्या मात्र कुछ पैसों के लालच में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का शोषण करना या गंदी राजनीति करना ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। इस पर प्रतिबंध लगने के बाद हमने वाइशंग भूटिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि ट्रैवल कर रहे थे इसलिए वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया भेजी है, वीडियो प्रतिक्रिया भेजी है, वो पहले मैं आपको सुनवा देता हूं। उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। एक बार सुनते हैं कि वाइशंग भूटिया ने क्या कहा, जो कि पूर्व फुटबॉल भारत के टीम के कप्तान रह चुके हैं। It's very unfortunate that FIFA has banned Indian football, and at the same time I feel it's a very harsh decision from FIFA to ban Indian football. But at the same time I think it's a great opportunity to get our system right. And it's very important that all the stakeholders, the federation, state association, sports ministry, to come together, get the system right, and everybody work for betterment of Indian football. तो जो भूटिया जी का कहना है कि ये सही वक्त है, एक जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन कर लिया जाए और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया जाए इस बैन को। हालांकि करेंगे हम चर्चा। आकाश भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान, पूर्व फुटबॉलर हैं। पद्मपति शर्मा जी वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। और अंकिता नारायण है, फुटबॉलर भी हैं और कोच भी हैं और अपना एकेडमी भी चलाती हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं जो फुटबॉलर आकाश भटनागर हैं, भटनागर जी से करना चाहूँगा। आकाश, आप यंग हैं, फुटबॉल खेलते हैं और आपका फ्यूचर जो है फुटबॉल में है, और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये 85 ईयर्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे जो है प्रतिबंध लगाया है। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या भारत की प्रतिष्ठा पे क्या इसका असर पड़ेगा और फुटबॉल के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन एक फुटबॉलर के रूप में, एक स्पोर्ट्समैन के रूप में आप क्या सोचते हैं इस बैन को लेकर के, और क्या आपको लगता है जो एसोसिएशन पे जिस तरीके से एक व्यक्ति या एक पॉलिटिकल व्यक्ति का कब्जा है, केवल फुटबॉल की ही बात मैं नहीं करूंगा, दूसरे जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं उन सब में राजनीतिक दखल है। तो मैं आपसे सबसे पहले इस प्रतिबंध पे प्रतिक्रिया चाहूंगा और उसके बाद जो मैं अपने दूसरे मेहमानों से भी इसी प्रतिक्रिया पे जाकर के चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आपसे पहले जानना चाहूंगा कि इस प्रतिबंध को आप किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से भूटिया जी ने कहा कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और जो भी करेक्शन है वो करेक्शन कर लेना चाहिए फेडरेशन के भीतर। जी धन्यवाद, आपने मुझसे बात करी। और सबसे बड़ी चीज जो मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ, अभी यूथ जो है वो एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, वो है कि AIFF को बैन हो गया है, फीफा से बैन मिल चुका है, जो कि ऐसा नहीं है। एक टेम्पररी सस्पेंशन मिला है। सबसे पहली बात, सस्पेंशन का रीजन जो है वो एक बहुत छोटी सी चीज है और इंडिया में वो बहुत बड़ी बन चुकी है। वो उसका बस एक ही रीजन है कि हमारे बहुत सारे कमेटी मेंबर्स ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि वो AIFF के ही हो या स्टेट एसोसिएशंस के हो, वो 12 साल से ज्यादा अपनी गद्दी पे, उस पोजीशन पे रह चुके हैं, जो भी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, AIFF के रूल्स के अकॉर्डिंग, फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इस प्रॉब्लम की स्टार्टिंग 2016 में हुई थी, इलेक्शन जो होने थे AIFF के, और उस इलेक्शंस के बाद 2017 में हमारा PIL लॉन्च हुआ, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जी के खिलाफ ये बताया गया कि 12 साल से ज्यादा उनको हो चुके हैं और वो अब इस प्रेसिडेंट की सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमारे पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें हुआ क्या है, हमारे जो स्टेट एसोसिएशन है वो इस चीज को गलत तरीके से लिया जा रहा है। उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, वो गलत लिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लेकिन आकाश लेकिन अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं है। जो 2020 दिसंबर में जो ड्यू था इलेक्शन, वो तो इलेक्शन हुआ नहीं है और इसी इलेक्शन नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रफुल्ल पटेल को बाहर कर दिया और उसके बाद COA जो है, जो एक कमेटी का गठन किया गया, वो कमेटी अभी फेडरेशन का काम देख रही है। और फीफा ने जो बैन लगाया है उस बैन का आधार ही यही बनाया जा रहा है कि प्रॉपर कोई बॉडी वहाँ पे नहीं है जो इसको देखे, जबकि कोर्ट द्वारा जो बॉडी बनाई गई है, जो बोर्ड बनाया गया, जो कमेटी बनाई गई है, वो जो इस फेडरेशन को के कामकाज को देख रही है, उसको फीफा इंडोर्स नहीं कर रही है। यही मेन वजह है ना बैन करने का, चाहे सस्पेंड करने का। जी,
इसमें सर एक तो फिर प्रॉब्लम इसमें और ऐड हुई है। राजनीति नहीं, अभी तो इसमें यही है। खैर आपसे मैं लूंगा, आपने जो कहा है, हमारे दोनों मेहमान भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आपकी प्रतिक्रिया पे उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। अंकिता जी से मैं चाहूंगा, अंकिता जी आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सही में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण ऐसा नहीं हुआ है? और एक जो चीजें आ रही यहाँ पर कि फुटबॉल फेडरेशन जो है वो अपना इलेक्शन नहीं ड्यू था 2020 में, नहीं करवा पाई, जिसकी वजह से जो है कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और अभी भी इलेक्शन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये बैन जो है, एक जो मेन रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन चूंकि नहीं हुआ है और प्रॉपर बॉडी, कोई मैनेजमेंट बॉडी वहां पे नहीं है, इसीलिए ये प्रतिबंध किया गया। अगर बॉडी बन जाए तो शायद जो ये बैन लिफ्ट भी किया जाए। अंकिता जी। हमारे को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देने के लिए धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं वो मैं उस बात से बिल्कुल 100% एकदम सेटिस्फाइड हूँ कि जो टर्म था कि भाई आपको नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग कि इस वक्त इलेक्शन करवाना है, इस वक्त प्रेसिडेंट चेंज होगा, नहीं हुआ, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और इसीलिए हमें बैन मिला है फीफा की तरफ से। मगर जो आकाश जी कह रहे हैं उससे भी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो हमारी यूथ पे ही पड़ रहा है कि हम देख रहे थे, हमारे लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का मौका मिला, जो कि हमसे छीनने वाला है, अभी छीना नहीं है, अभी एक होप है कि मिल सकता है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल इस पे अभी छिना नहीं है, अभी बातचीत हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से सरकार ने बात करना शुरू किया और एक तरीके से जो आइस ब्रेक है वो आइस ब्रेक हो चुका है, 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव किस डायरेक्शन में बात जा रहा है अभी तक किसी को जानकारी सरकार ने आधिकारिक तौर पे नहीं दी है। हालांकि 22 तारीख को सुनवाई है, 22 अगस्त को उसमें शायद कोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष रखे कि स्थिति अभी कहाँ है। मैं पद्मपति शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, इस तरीके के मामले को बड़े ही बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और अपनी इनकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पद्मपति जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बैन को जिस रीज़न को आधार बनाया गया है, जिस रीज़न को रखते हुए बैन किया गया है, क्या आपको लगता है कि प्रफुल्ल पटेल, एक जो आरोप भी लगाया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल इस फेडरेशन पे अपने कब्जे को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, और अभी कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी COA के द्वारा जो फेडरेशन के कामकाज को देखा जा रहा था, उसको अगर फीफा इंडोर्स नहीं कर रही है, इसके पीछे प्रफुल्ल पटेल का हाथ है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो है फीफा के काउंसिल मेंबर भी हैं और काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि जो 46 सदस्यों वाला फीफा का काउंसिल है उसमें से 38 लोगों ने वोट दे करके इन्हें चुना था, तो इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है फीफा के भीतर, ये अपनी बात वहाँ पर मनवा लेते हैं। मैं आपके कमेंट जानना चाहूँगा कि क्या यह जो आरोप प्रफुल्ल पटेल पे लग रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सही में प्रफुल्ल पटेल इस पूरे गेम के पीछे में है? आप ये मान के चलिए कि प्रफुल्ल पटेल कब से हैं ये आपको पता है? 2009 से मेरे ख्याल से लगातार इसमें बने हुए हैं। लगातार ये 1.5 दशक हो गया होगा जी, 12 सालों से। ये जो दिक्कत क्या है जानते हैं, केवल फुटबॉल भी नहीं, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि केवल फुटबॉल भी नहीं है, लगभग हर खेल संघ में परिवारवाद है, नस्लनवाद नस्लन, और अगर नस्लनवाद नस्लन नहीं है तो कोई एक आता है तो फिर वो छोड़ता नहीं। और खास तौर से अगर आप देखिए कि खेलों की जो दुर्दशा है, हमारे 135-140 करोड़ जो जनसंख्या वाला देश है, वो वहां शक्ति क्यों नहीं बन सका, अगर एक सवाल आप पूछेंगे तो उसका एक ही जवाब है कि भारतीय खेल संघों में व्याप्त राजनीति, भाई भतीजावाद और परिवारवाद। फुटबॉल की तो वो दुर्दशा हो रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बनारस में हूँ, बनारस फुटबॉल का गढ़ कहा जाता रहा। यूपी फुटबॉल संघ के पदाधिकारी यही बनारस के थे, एक रजाउद्दीन साहब। मैं जब पत्रकारिता मैंने शुरू की 40 साल पहले, तब भी वो थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो उनके छोटे भाई जो थे आबुद्दीन, क्या नाम था, शमसुद्दीन, वो रहे। अब उनकी डेथ हो गई तो कोई उनके घर वाला ही कोई संभाल लिया होगा, मुझे नहीं मालूम। आप ये सोचिए, और क्या हालत है, फुटबॉल क्यों कोई खेलेगा? आपको पता है 1948 में हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। बिल्कुल। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट हैं हम, और आज कहाँ है? कौन कहाँ की सूची में 100वें नंबर पर है? और हमारी हालत यह है कि जकार्ता एशियाड हुआ था 1962 में, मैं एक बच्चा था, मैंने जो है जमीन पर बैठ के कमेंट्री सुनी थी, और वो जो टीम थी वो दैट वाज द ड्रीम टीम ऑफ इंडिया।
जिसके अंदर पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, थंगराज, शैलेंद्र मन्ना ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे, जर्नैल सिंह कप्तान थे। आप ये सोचिए कि मतलब कहां पहुंच गई है फुटबॉल, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो एक फैसला दिया था और एक क्राइटेरिया तय की थी कि जो हमारे भारतीय खेल संघ है, बीसीसीआई को लेके चला था, उसमें सारे खेल संघों को लपेटा था उन्होंने और कहा था कि ये क्राइटेरिया है, इस तरह से होना होगा। लेकिन किसने माना? और सरकार भी मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि सरकार के नुमाइंदे वहां पर हैं, वो काबिज है वहां पर, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और बिल्कुल, लेकिन कम से कम फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में तो कम से कम ऐसा नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि तो वहाँ पे नहीं है और वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल 12 साल से कब्जा जमा करके बैठे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सारी जो मुसीबत आई है एक साथ प्रतिबंधित किया गया, हालांकि कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया, ठीक है, हो सकता है सस्पेंशन में, लेकिन इससे भारत की प्रतिष्ठा को तो धक्का लगा है ना। तो भारत की इस प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदार बनाना चाहिए ना, या तो प्रफुल्ल पटेल है यानी तो पूरा एसोसिएशन है। आखिर इस बात की जानकारी देश के लोगों को होनी चाहिए ना, आखिर कौन है इसके पीछे, किसके कारण जो ये प्रतिबंध लगा? पटेल जिम्मेदार है जी। प्रफुल्ल पटेल, देखिए आपने कहा कि सरकार के नुमाइंदे, मेरा यह कहने का मतलब है राजनीतिक, बिल्कुल, जो राजनीति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हर कोई जानता है कि बड़ा ग्लैमरस जॉब है, कैमरे पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, खिलाड़ी कुछ करता है तो उसके लिए बयान नहीं, ग्लैमरस जॉब के साथ साथ इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया ना सर। अब तो स्पॉन्सर के इतने पैसे हैं, हजारों करोड़ का स्पॉन्सरशिप आता है, इसके जरिए जो है आप अपने पूरे देश भर के एसोसिएशन को आप गाइड करते हैं, पूरे देश भर के एसोसिएशन पे आपका कब्जा होता है, कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलेगा, किसको उठाना है, किसको गिराना, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है और आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि उस नशे में आप कुछ भी करते हो और देश की प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगा देते हो। और अभी आज के हालात में तो यही हुआ है कि प्रफुल्ल पटेल ने फीफा का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके, जो अंडर 17 जो वर्ल्ड कप महिलाओं का होने वाला है उसका मेजबानी जो कैंसिल करानी, हालांकि ये मेजबानी अब कैंसिल होगी नहीं क्योंकि मोदी जी अब इसको पूरा देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी जानकारी है, वहां से भी रिपोर्ट ली जा रही है, तो अब ये मेजबानी कैंसिल नहीं होगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो 11 से 30 अक्टूबर के बीच में जो मेजबानी ये मैच होने वाला था 100% भारत में ही होगा और इसका सोल्यूशन 22 तारीख को निकल जाएगा। लेकिन ये जो बीच में राजनीति हो रही है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वापस आकाश भटनागर जी के पास जाऊंगा। आकाश जी, ये जो पूरी जो राजनीति है, जिस तरीके से पद्मपति जी कह रहे थे कि राजनीति के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपका जब करियर था क्या आपको इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ी थी? क्या आपको लगता है कि सही में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एसोसिएशन में, खासतौर पे स्पोर्ट्स एसोसिएशंस में, क्या आपको लगता है कि इससे जो सही टैलेंट है वो सामने निकल करके आ नहीं पाते हैं? पहुँच वाले और जो पैसे वाले होते हैं, पैरवी वाले होते हैं, वही आगे निकल पाते हैं? तो एक पॉइंट अपना ऐड करना चाहूंगा जी कि इस सब सिचुएशन में एक पॉइंट मिस हो रहा है, वो ये है कि 2016 के इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट में PIL लॉन्च हुई थी, जिसका रिजल्ट, जिसका डिसीजन 2022 के मई में आया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और मई में डिसीजन यह आया था कि प्रफुल्ल पटेल जी को AIFF के प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया और एक COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 जनों की अपॉइंट करी गई है और उन्हें उस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करने की परमिशन दी है। पर फीफा के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि स्टेट एसोसिएशंस ने एक काउंटर केस करा हुआ है AIFF के ऊपर। बिल्कुल। और सबसे बड़े पॉइंट है इनमें 3। पहला पॉइंट ये है कि जो 12 साल वाला टाइम पीरियड जो दे रखा है वो सब स्पोर्ट्स के ऊपर है, सारी एसोसिएशंस के लिए है। हाँ, वो तो संविधान ही है ना, वो तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का संविधान है जी। तो उसके अकॉर्डिंग उन सबको अपने अपने पद से हटा दिया गया है और उस कमेटी में आने के लिए वो सब एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज, एक कमेटी मेंबर AIFF का है तो वो किसी और स्पोर्ट्स में कमेटी मेंबर नहीं हो सकता है अगर उसे इस इलेक्शन में इस कमेटी मेंबर में इलेक्ट होना है तो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट जो ये है, पहले ओल्ड वोटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग 36 वोट्स होते थे एक कमेटी को इलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। अब 72 वोट्स है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसमें
हर स्टेट से एक एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी, जो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको भी एक वोटिंग राइट दिया गया है। तो अब 72 वोट्स है, जो कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से बहुत दूर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अब स्पोर्ट्स पर्सन भी और एक नहीं, ये तो ठीक है, ये तो एक करेक्शन किया गया है कि स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनको भी वोटिंग राइट्स दी गई है। और अब क्या है कि उनकी तो, लेकिन 50% तो अभी भी तो पॉलिटिकल लोग ही है ना। अगर पूरे स्पोर्ट्स पर्सन मिलकर के एक ही तरफ वोट दें तो पर भी वो जीत नहीं सकते, अपने पसंद के लोगों को फेडरेशन के पद पे बिठा नहीं सकते वो, क्योंकि अभी भी हर एक जगह 2 है और एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, एक कोई बाहरी व्यक्ति है जो कि पॉलिटिकल है। सर जी बिल्कुल, पर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जितने कमेटी मेंबर्स है स्टेट में, वो सारे एक से ज्यादा कमेटीज में जुड़े हुए हैं, एसोसिएशंस में जुड़े हुए हैं, तो वो इस इलेक्शन के लिए एलिजिबल है ही नहीं। जो ज्यादा तेज होने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ही 2 से ज्यादा कमेटीज में इन्वॉल्वमेंट देते हैं, और वो इन सब इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल। अंकिता जी, आप मैं अंकिता जी से इसी पे अंकिता जी से भी कमेंट चाहूँगा। अंकिता जी, क्या आपको लगता है कि जो बैन है या जो अभी सस्पेंशन है, अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो है ये मैच होना है, यहाँ पर मेजबानी करनी है भारत को, क्या आपको लगता है कि मेजबानी हो पाएगी अभी की स्थिति में? ये वक्त चूंकि करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है। जी होगी। एज अ फुटबॉल कोच मैं ये कहना चाहूंगी कि होगी, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इस मौके पर, जरूर होगी। क्योंकि आप ये सोचिए, जिस टीम ने इतना प्रिपेयर किया हो किसी इवेंट के लिए, अचानक से इवेंट ना हो तो बहुत ही सब निराश है इस वक्त। बिल्कुल। कल तो उज्बेकिस्तान में जो गोकुलम केरला की जो टीम गई थी उसको बिना मैच खेले वापस आना पड़ा यहाँ पे, और वो जो खिलाड़ी जो कि साल भर पूरी तैयारी करके गए थे, उनकी मनोदशा क्या होगी और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये तो वो खिलाड़ी ही जानता है। हम और आप तो केवल चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी यहाँ से उज्बेकिस्तान गया, वहाँ खेलने के लिए गया, लेकिन पता चला कि जब यहाँ से वो निकले थे तब स्थिति सामान्य थी, कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे प्रतिबंध लग चुका था और उसको खेलने नहीं दिया गया। जो गोकुलम केरला की जो टीम है और उसको वापस जो है भेज दिया गया, और कल वो इंडिया पहुँचे हैं। और उनकी व्यथा जो है सुन करके, अगर मेरी भी कुछ टीम के लोगों से बातचीत हुई, उनकी व्यथा आप सुनते तो आपकी उनकी पीड़ा बहुत बड़ी है। ये जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो? बिल्कुल पद्मपति जी, सॉल्यूशन क्या हो अभी? जो तत्काल में सरकार को क्या चाहिए? सरकार को तो अभी सबसे जो पहली चुनौती है, फुटबॉल फेडरेशन की चुनौती, सरकार की चुनौती और कोर्ट की, तीनों की चुनौती अभी ये है कि किसी भी तरीके से मेजबानी को बचा के रखा जाए। तो मेजबानी को बचा के रखे जाने के लिए क्या सॉल्यूशन आपको लगता है, क्या तत्काल किया जाए जो फीफा को? क्योंकि देखिए एक एंगल इसका ये भी है कि आप कुछ भी करेंगे तो फीफा आपके पक्ष में नहीं, क्योंकि फीफा में प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल पटेल ने जो है ये चीज़ अगर बैन करवाया है या सस्पेंशन करवाया है, तो प्रफुल्ल पटेल को साइड करके फीफा को किस तरीके से मनाया जाए, और जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? पद्मपति जी। देखिए ये फेडरेशन फीफा से जो है जो समिति बनी है उसकी बातचीत चल रही है, आपको पता होगा जी, और वो बातचीत जो है वो बड़ी पॉजिटिव है। और हमें लगता है, देखिए हमारे देखे में नाटक तो बहुत हुए, जुमलेबाजी बहुत हुई है, लेकिन एक खेल पे भी प्रधानमंत्री जो हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता है और हारने वाले खिलाड़ी को भी संबल देता है, उसका उत्साह वर्धन करता है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई पीएमओ पीछे रहेगा? नहीं, पीएमओ का दखल हो गया है। और मुझे लगता है कि पीएमओ के दखल के बाद ये जो टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप बहुत महान होता है, चाहे वो अंडर 17 हो, 22 हो या 25 हो या पूरा वर्ल्ड कप हो, इसकी अपनी एक अलग अहमियत है। भले ही हमारे यहाँ फुटबॉल की लोकप्रियता क्या है ये बच्चे बताएंगे, और ये बताएंगे कि इनको क्या मिलता है, कितनी मिजरेबल पोजीशन है। क्रिकेट की तुलना आप कर ही नहीं सकते, वहाँ राजा है और यहाँ बेचारे रंक हैं। मैं तो बहुत बोलूं तो मैं पूरा एक दिन बोल सकता हूँ इन फुटबॉल के ऊपर, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, तो ये हालत जरूर है कि ये इस समय ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और प्रफुल्ल पटेल कितने ईमानदार हैं ये क्या आपको बताने की जरूरत है मुकेश जी? बिल्कुल। जब ये उड्डयन मंत्री थे तब उन्होंने क्या क्या खेल किए थे, एयर इंडिया के साथ क्या हुआ था, 50,000 करोड़ का घाटा यूं ही नहीं हुआ है। उनकी जमीनें किस तरह से औने पौने दाम में बेची गई, दाऊद इब्राहिम से संबंध इनके निकले हैं। तो ये एक रुतबा है इनका, ये बाहुबली भी है और धन कुबेर भी है, तो दोनों है। तो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर इनकी, घोषित रूप से 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। और ये ईडी के चक्कर में पड़ चुके हैं, इनकी जांच भी चल रही है।
और मैं तो कहता हूं बोरा कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आती? सरकार आज एनडीए की है, क्यों नहीं बोरा कमीशन की रिपोर्ट लाती? तो सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये राजनीति के नाम पर कलंक है ये लोग, और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, शुद्ध ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं है। लेकिन इनकी ब्लैकमेलिंग सफल नहीं होगी। देखिए, खेल संघ खिलाड़ियों के हाथ में होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि खिलाड़ी ही खेल एक दूसरे खिलाड़ी के दर्द को समझता है। बिल्कुल, ये जितने कभी प्रफुल्ल से पूछता हूँ, कई बार फुटबॉल खेले, एक किक लगावेंगे तो उलट जाएंगे, गिर जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ तो 100 किलो वाला जो नेता है वो तीरंदाजी का एसोसिएशन का अध्यक्ष है जिन्होंने कभी टेबल टेनिस को देखा नहीं होगा, वो टेबल टेनिस के अध्यक्ष है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, ये तो है। लेकिन अभी जो तत्कालिक जो अभी हमारे पास जो समस्या है मेजबानी बचाने के लिए, 1 महीना 24 या 25 दिन आपके पास बचा हुआ है, तकरीबन 2 महीने में अगर बात हो, क्योंकि केवल आपके पक्ष की बात नहीं है, फीफा जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो जो चाहता है उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो जो क्राइटेरिया वो बता रहा है, जो कानून बना हुआ है, जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान के मुताबिक आपको एक बॉडी, थर्ड पार्टी को वो मान नहीं रहे हैं, तो आपको अगर बॉडी बनाना है, AIFF की बॉडी अगर फिर से तैयार करनी है, इलेक्शन आपने खारिज कर दिया, तो क्या कोर्ट अपने आदेश से पुराने कमेटी को फिर से जिंदा कर सकती है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या जब तक मेजबानी के बाद जो फैसला होगा वो होगा, उसके बाद जो है फिर से नए चुनाव करा जाए? क्योंकि आज के डेट में चुनाव का ऐलान भी अगर आप कराते हैं तो 2 महीने के भीतर इसको चुनाव करवाना, नई बॉडी बनवाना, मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, और ये जो है रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। तो क्या कोर्ट जो है ये फैसला दे सकती है कि पुराना जो है, जो हमने सस्पेंशन किया था, वो विड्रॉ करता हूँ और उसी कमेटी यानी प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में ही जो है मेजबानी ये करा ली जाए? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। ये मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लेकिन हमें ये लगता है कि एक बीच का रास्ता निकलेगा। फीफा से जो समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इसकी बातचीत जारी है, अभी खत्म नहीं हुई है, और ये बातचीत जो है बहुत अच्छे रास्ते पे है, और प्रधानमंत्री का दखल भी हुआ। मुझे लगता है कि एक एडहॉक बॉडी बनेगी फेडरेशन की, भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की एक एडहॉक बॉडी बनेगी, और उसके नेतृत्व में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और उसके बाद टाइम आने पर ये चुनाव होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रफुल्ल पटेल, ऐसे गंदगी को जो है साफ होना होगा। अगर भारतीय खेलों को बचाना है, भारत को खेल महाशक्ति के रूप में ढालना है आपको, तो आपको ऐसे लोगों को दूर करके खेल संघ खिलाड़ियों के हाथ में सौंपने होंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी खेलों की जो कौन कहाँ की सूची में वर्ल्ड स्तर पर अगर आप देखिए तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज पद्मपति जी, एक कमेंट मैं आपसे और चाहूंगा। एक मेरा सवाल आपसे और है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नहीं कोर्ट कोई एक कमेटी बनाएगी, कोर्ट की कमेटी तो है, COA जो है वो कोर्ट के द्वारा बनाएंगे, उसी को आधार बना करके ये बैन या सस्पेंशन जो है ये किया गया है। नहीं, मेरा ये कहना है मुकेश जी कि एक एडहॉक पूरी बॉडी बनेगी, एक एडहॉक। नहीं तो एडहॉक को वो मानेंगे नहीं ना सर, क्योंकि उनका आधार ये जब थर्ड पार्टी, एडहॉक भी तो थर्ड पार्टी होगी ना। देखिए, इसके लिए सरकारी स्तर पर दखल होगा। PMO आ गया है बीच मैदान में, और सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता भी अपनी जो है दलील रखेंगे 22 तारीख को, और अभी समय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे जालसाजों को वापस नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं पूछता हूँ, मुझे बताएं, ये भटनागर और ये बच्ची जो है कोच है, मैं दोनों से पूछता हूँ, $5 लाख मिलते हैं हर साल, इन बेचारों को क्या मिलता है उसमें से? कभी कोई हिसाब दिया है? कभी कोई उसका ऑडिट हुआ है? $5 लाख फीफा अनुदान देता है भारतीय फुटबॉल संघ को, बताइए। ये सारे डकार जाते हैं। आकाश भटनागर जी, क्या आपको जानकारी थी कि ये $5 लाख जो मिलता है, उस डॉलर से आप लोगों को क्या मिलता है, या आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटी दी जाती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से? जी बिल्कुल सर, अगर हम प्रोफेशनली खेले हैं तो वो हमें सारी चीजें पता है जी। अगर इतना बड़ा फंड अलॉट होता है फुटबॉल को, तो उस तरीके से हमें फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। वो ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, वो कहीं ना कहीं इधर या उधर हो जाती है, पर हमारे पास प्लेयर्स के पास एग्जैक्ट जो अमाउंट है, जो फैसिलिटीज है, जो डाइट प्लानिंग है, प्रैक्टिसेस है, वो सारी नहीं पहुंच पाती है। और दूसरी चीज, हमें ना इस टाइम पे आके एक सच में ही बिल्कुल मैं आपको आकाश जी बीच में रोकना चाहूंगा। राहुल मेहरा जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो इस केस के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस केस को देख रहे हैं, दलील पूरा सुन रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा अपडेट, पूरी जनता भी उनको सुनना चाह रहा हूँ। राहुल मेहरा जी, स्वागत है आपका, और बहुत लोगों को इंतजार था, मैं दिन शुरू से ही आपको इंतजार कर रहा था
क्या अपडेट है सर, क्या उम्मीद है, क्या ये बैन जो है वो लिफ्ट होगा? 22 तारीख की जो सुनवाई है उसमें क्या, क्योंकि 2 दौर की जो बातचीत हुई है उसमें कुछ नतीजा निकल करके तो नहीं आया है, अगले 22 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए, आप गलत आदमी से सही सवाल पूछ रहे हैं। सही जो है वो आदमी और जो संस्था है वो सरकार है जी, क्योंकि बातचीत तो सरकार और फीफा के बीच में हो रही है जी, मैं तो उस बातचीत में भागीदारी नहीं ले रहा हूँ जी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि फीफा जो है जो भटक गया है बिल्कुल वो अपनी राह जो है सही पकड़ेगा। और जिन लोगों ने फीफा को भटकाया है, प्रफुल्ल पटेल और दूसरे जो उनके साथी हैं जो स्टेट एसोसिएशन के, जिन्होंने मीटिंग करके और ये कहा गया कि बाय द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चाहिए हैं इन लोगों के खिलाफ, ये कहते हुए कि इन्होंने चिट्ठी जो है वो एलिगेशन ये है कि उन्होंने ही चिट्ठी वो मंगवाई है और उनके कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का केस बनता है और कंटेम्प्ट है अगर कोई कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है, वो भी सबसे उच्च न्यायालय में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो ऐसा करना ये तो बहुत ही गलत बात है। तो उम्मीद करते हैं कि एक तो कोर्ट इन लोगों को बिल्कुल एक्शन लेगी और कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करके इनको सजा देगी सबको, ताकि आगे कोई भी आदमी ऐसी कोई हरकत ना कर सके किसी भी और संस्था का। और दूसरा जो फीफा है, जिसको अगर ये बात तथ्य है सही है इसमें और जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कह रही है ऑन एन एफिडेविट, तो फीफा को जो भटकाया गया है वो फीफा जो है उम्मीद करता हूँ सरकार हमको वापस राह पर ला पाएगी। और जो 3 अगस्त 2022 का जो ऑर्डर है जिसमें कि खिलाड़ियों को ईसी में और जनरल असेंबली में भागीदारी विद वोटिंग राइट्स दी गई हैं, वो ऑर्डर वैसा का वैसा रहेगा और इलेक्शन जो प्रतिक्रिया भी चल रही है वो पूरी होगी और एक नई बॉडी आएगी 2-3 महीने के लिए और उस 2-3 महीने में सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा बहस सुनकर सारी पार्टियों की एक निर्णायक डिसीजन लेगी, ताकि अगले 3 महीने के अंदर अंदर जो फुटबॉल है वो वापस ट्रैक पे में बिल्कुल अपने ट्रैक पे आ जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो भी आ जाए और जो एक इलेक्टेड बॉडी है वो भी आ जाए 4 साल की। लेकिन एक चीज़ मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा साफ करें हमारे दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो भी फैसला लेता है, क्योंकि अभी जो CEOA जो बना कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर जो बना हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, तो उसी को तो वो मान नहीं रहे हैं फीफा और उसी के आधार पर बैन किया गया है। तो अभी अगर नए ऑर्डर के आधार पे नई कमेटी कोई बनाते हैं तो फिर तो कंडीशन तो वही रहेगी, तो फिर फीफा उसको क्यों मानेगी? सेम कंडीशन पे उसको रिजेक्ट सबसे पहले आपको ये किसने कहा है कि नया ऑर्डर के तहत नई कमेटी आएगी? ये आपको किसने कहा? नहीं, आपने अभी बोला, मैं उसी के आधार पर कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है नया बना सकती है 3 महीने के लिए। देखिए ऐसा है, ये हमारा देश जो है उसका नाम है भारत, राइट? जी जी। हमारा देश फीफा नहीं चलाती है, हमारा देश भारत की सरकार चलाती है और भारत की सरकार जो है जो वो कहेगी वो कानून होता है भारत में। नहीं मैं वही बात, आपका कानून, भारत सरकार का कानून भारत में चलेगा ना सर, वो फीफा पे चलेगा कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। भारत सरकार का कानून तो भारत में चलेगा ना सर, किसी फीफा पे आपका थोड़ी कानून चलेगा। अगर फीफा पे चलता तो फीफा ये बैन ही नहीं लगाता ना आपको। देखिए ऐसा है भाई साहब, आपकी बात जो है अगर आप ही जानते हैं कि भारत में फीफा का कानून चलेगा तो वो आपका मायना हो सकता है। मैं आपको वो कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार जो फैसला लेगी या जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वो फीफा मानेगी कि नहीं मानेगी, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि ये जो पहला फैसला जो रिजेक्ट किया है, इसीलिए तो सारी बातचीत हो रही है। और अगर फीफा नहीं मानेगी तो क्या एक प्राइवेट फीफा संस्था के लिए भारत सरकार और भारत की जो उच्च न्यायालय है तो हम लोग जितने भी जो लोग हैं वो सारे उनके सामने क्या घुटना टेक देंगे? इतनी ताकत होगी फीफा की? नहीं तो भाई ताकत तो उनकी हो गई ना, उन्होंने तो मेजबानी कैंसिल करना, अब मेजबानी पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना सर, चिंता तो वही है ना। चल रही है, अभी डायलॉग चल रहा है, आप पता नहीं निर्णयों में क्यों आ रहे हैं, पहले होने तो दीजिए। मंडे को देखते हैं भारत सरकार क्या कहती है, क्या बात हुई है उनसे, उसके बाद बात करेंगे ना। सारा प्रीमेच्योर है अभी। मैं नहीं मानता फीफा में इतनी ताकत है कि भारत सरकार को घुटनों पर ले आए और हिंदुस्तान की उच्च न्यायालय को घुटने पर ले आए।
हिंदुस्तान का उच्च आई न्यायालय विश कि ऐसा ही हो और आपकी बात सच हो। और जो मैं भी PIFA यही है चाहता जो- हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो भी मैं भी चाह रहा हूँ। और हमारे साथ जितने दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और जो भी गेस्ट पैनल में हमारे, सभी यही चाहते हैं। लेकिन लोगों के मन में आशंका है कि तो भाई फीफा साहब थोड़ा जी ऐसा करते हैं ना, अगर हम लोग सभी ये चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। 2 दिन की बात है, 3 दिन बाद बिल्कुल। फिर बात कर लेंगे। बिल्कुल, तो 3 दिन के बाद फिर से हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े, राहुल मेहरा जी आपका, आकाश जी, अंकिता जी और पृथ्वी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन भारत की मेजबानी पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो अभी भी लगा हुआ है और लोगों को इंतजार है कि 22 तारीख को जो बातचीत चल रही है फीफा से भारत सरकार की, वो क्या रिजल्ट लेकर के आती है। और लोगों को उम्मीद है कि फीफा पे या फीफा को मनाने में भारत सरकार वो कामयाब रहेगी। और प्रफुल्ल पटेल जो अपनी राजनीति के जरिए इस मेजबानी को छीनना चाहते थे वो नहीं छीन पाएंगे और फिर से भारत को जो मेजबानी मिली है, भारत में ही ये मैच होगा और हम और आप सब मिलकर के इस मैच का मजा भी लेंगे, इसका लुत्फ भी उठाएंगे और इसका इंतजार हम सबको रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।